हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, हेलो। यस मैम, समझ आ आ रही रहा है। है इसमें? अच्छा, डाटा टाइप यस में समझ आ रही है। यस मैम। इसका पूरा एक क्वेश्चन बनता है, पूरा एक पेपर में आएगा, एक्सप्लेन डाटा टाइप्स इन सी। सीधा यही आएगा, अब लिखा हुआ क्वेश्चन भी इस टाइप से ही बनेगा सीधा। ठीक है, यस हमने असाइनमेंट ऑपरेटर तक कर लिया था, असाइनमेंट स्टेटमेंट तक कर लिया था। अब आगे करते हैं टाइप डेफ। ठीक है, यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी थर्ड चैप्टर पर थे, प्रोग्रामिंग सी का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें हम डेटा टाइप को कर रहे थे। हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमने कर लिए थे। अब हम जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है वो करेंगे। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमारे दो टाइप के थे। फर्स्ट इज टाइप डेफ एंड सेकंड इज एनुम एनुम डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। डिक्लेरेशन के होते क्या हैं। जैसे हमने अपनी मर्जी से मान लो कोई प्रोग्राम लिखा है, तो उसमें हम अपनी मर्जी से, जैसे इंटीजर है, इंटीजर को आई एन टी लिखा के यहाँ पे एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया। ठीक है, अब हम मान लो उसको आई एन टी ना शो करके हम उसमें क्या है, टाइप डेफ अपनी मर्जी से कोई भी उसको कुछ और दूसरा नाम देना चाहें। ठीक है, ये क्या है, टाइप डेफिनेशन, मतलब अपनी अपनी मर्जी से उसको कोई भी अनदर नाम यदि हम देना चाहते हैं तो हम टाइप डेफ का यूज करेंगे। जैसे मान लो इंटीजर, जैसे हमारा इंटीजर है, इंटीजर की जगह पे हमें इंटीजर ना लिख के हमें कोई और वर्ड चाहिए, वो क्या है, जैसे टाइप डेफ हम यहाँ पे लिख दें मंथ। ठीक है, और टाइप डेफ यहाँ पे आया टाइप। ठीक है, क्या टाइप होगी, और यहाँ पे आइडेंटिफायर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारा आगे हम एंट्री करेंगे ना, तो एंट्री के टाइम में क्या आएगा, जैसे मंथ्स है, मंथ्स के बाद आइडेंटिफायर है, जैसे आइडेंटिफायर मैं उसको मंथ 1 डिनोट करूँ, मंथ 2 डिनोट करूँ, ये हमारी मर्जी है, हम उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, हमें ये सब ना चाह के, जैसे ये फिक्स होते हैं कि हमें इंटीजर के लिए आई एन टी यूज करना होता है, फ्लोट के लिए हमारा जो होता है वो एफ एल ओ ए टी यूज करना होता है, फ्लोट टाइप इंटीजर्स के लिए। लेकिन टाइप डेफ में क्या है कि कुछ हम अपनी मर्जी से भी यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। इंट फ्लोट की जगह पे कुछ और हमें डिफाइन करना है, मान लो इनकी जगह पे जैसे मंथ डिफाइन करना है, तो टाइप डेफ ऐसे डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, टाइप डेफ, फिर यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, टाइप क्या लिखना है आपको, और यहाँ पे आइडेंटिफायर्स, लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो हमारा वहाँ पे फिर कैसे लिखाएगा, जैसे मंथ्स है, मंथ्स 1 मंथ्स 2, इस टाइप के हम यूज करते हैं। बेसिकली हम इनको यूज नहीं करते हमारे सी प्रोग्राम में। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हम इस टाइप के हम नहीं करते, हम इंटीजर में ही वैल्यू रखते हैं, फ्लोट में है जो जनरल फॉर्मेट है उसी में हम इसको यूज करते हैं। लेकिन यदि हम चेंज करना चाहें तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक अच्छा मेथड है, टाइप डेफ डिक्लेरेशन के नाम से है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सी स्पोर्ट्स ए फीचर्स टू डिफाइन एंड आइडेंटिफायर दैट वुड रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक टाइप डेफ है, आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिजायरेबल टू हैव इंटीजर एज ए सिनोनिम फॉर आई एन टी। अब देखो, जैसे हमने क्या है, टाइप डेफ करके हम करते आई एन टी इन केस ऑफ इंटीजर।
हम जैसे इंटीजर के लिए आई एन टी यूज करते हैं ना, आई एन टी एक्स वाई, लेकिन यदि हम इसको दिखा रहे हैं आई एन टी टाइप डेफ, आई एन टी की जगह पे इंटीजर, ठीक है, इंटीजर इस टाइप से लिख दें, या फिर तो उस केस में हम क्या है, इंटीजर यहाँ पे हम दिखाएंगे इंटीजर एक्स वाई, इस टाइप से हम उसको आगे फिर दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि आई एन टी ना होके हमने यहाँ पे आई एन टी को किससे रिप्लेस कर दिया, इंटीजर के साथ यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आइडेंटिफाइज कैन लेटर बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, इट आल्सो द जनरल फॉर्म इज दिस। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए दिस इज आवर जनरल फॉर्म, टाइप डेफ हो जाएगा यहाँ पे टाइप, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म जो होगी, जनरल फॉर्म, इसको लिखने का क्या तरीका होगा, जनरल फॉर्म दिस इज आवर टाइप डेफ, यानी कि टाइप टाइप डेफ के बाद हम यहाँ लिखेंगे टाइप, हमें किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, और यहाँ पे आइडेंटिफायर्स, जो भी उसके आइडेंटिफायर्स होंगे उनको हम इस टाइप से दिखाएंगे। टाइप क्या दिखाएगा, इट रेफर्स टू एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, यानी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है उसको दिखाएंगे हम। जैसे टाइप है हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। आइडेंटिफायर रेफर्स टू द न्यू नेम गिवन टू द एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, आइडेंटिफायर्स हमारे क्या होंगे, नया नाम जो हम इसको देंगे, ठीक है। जैसे ये वाला है, यहाँ पे मंथ्स, मंथ्स आइडेंटिफायर्स में मंथ वन मंथ टू कर लो, यहाँ पे जैसे आई एन टी इसमें किया था ना, इसको थोड़ा सा ठीक करो, टाइप डेफ, यहाँ पे आई एन टी है और आई एन टी की बजाय यहाँ पे मंथ देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, आई एन टी हमारा पहले से जो मौजूद वेरिएबल है उसको मैंने नया नाम क्या दिया है, दिस इज मंथ, जो हमारा नया नाम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मंथ्स, मंथ वन मंथ टू, इस टाइप से हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। टाइप डेफिनेशन में इसकी जनरल फॉर्म क्या होता है, टाइप और आइडेंटिफायर्स, ये इसकी जनरल फॉर्म है। टाइप क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है, ठीक है, एग्जिस्टिंग डाटा टाइप जो हमारे पास पहले से मौजूद है वो शो करेगा, और आइडेंटिफायर्स का मतलब न्यू डाटा टाइप, जो हमें उसको नाम देना है, न्यू डाटा टाइप, वो हम इसको आइडेंटिफायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे हमने मंथ्स को मंथ्स वन और मंथ्स टू इस तरीके से हमने डिफाइन किया है। सेम प्रिंसिपल है, जैसे फ्लोट है, फ्लोट की जगह मुझे यूज करना है प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, टाइप डेफ फ्लोट और फिर यहाँ पे प्रिंसिपल, यानी कि फ्लोट की जगह पे अब प्रिंसिपल हम डिफाइन करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल वन प्रिंसिपल टू, यहाँ पे दो वैल्यूज प्रिंसिपल वन प्रिंसिपल टू, जो भी हम इसको डिफाइन करेंगे आगे हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एनुमरेटेड डाटा टाइप, ENUM, एनुमरेटेड डाटा टाइप। इस टाइप का वैसे हमारा मुश्किल है, ये पेपर में हम मतलब ज़्यादातर आता नहीं है पेपर, मतलब हम इनको यूज़ नहीं करते, बस ये आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जस्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के डाटा टाइप भी हमारे पास सी में मौजूद हैं और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो डाटा टाइप है, दिस इज आवर एनुमरेटेड डाटा टाइप। तो एनुमरेटेड डाटा टाइप क्या होता है, another user-defined data type is enumerated data type provided by ANSI C standard. ANSI की फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछी जाती है, ANSI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लेना, अमेरिकन स्टैंडर्ड, इसकी फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी, मुझे भी देखनी पड़ेगी, अभी ध्यान नहीं है अभी, ANSI की फुल फॉर्म, ठीक है। ये भी मैं देख के बताऊंगी तुम्हें ANSI की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो एनुमरेटेड डाटा टाइप में भी हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते थे, टाइप डेफ लिखते थे, यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए टाइप डेफ, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है तो हम इसको क्या करें, ENUM, ठीक है। ये लिख के आइडेंटिफायर्स, यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा जो भी हम देना चाहें, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज हो जाएंगी, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री एंड वैल्यू अप टू वैल्यू एन, इस टाइप से हम उनको डिफाइन करते हैं, और लास्ट में हम क्या है, सेमीकोलन लगाते हैं। The identifier is a user-defined enumerated data type which can be used to declare variables, ठीक है। ये हमारी variables को declare करने के लिए यूज होता है। मान लो जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ enumerated day, फिर है यहाँ पे आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू संडे तक आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और यदि एनुमरेटेड, यदि मैं और डिफाइन करती हूँ एनुमरेटेड डे, यहाँ पे जैसे वर्क डे, ठीक है, वीक डे, वीकेंड, वर्क डे, यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने एनुमरेटेड डाटा टाइप यहाँ पे डिफाइन किया है, नाम दिया है उसको, डे का नाम दिया है, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। फिर हमने क्या किया है, एनुमरेटेड डे,
यहाँ पे फिर इसको दो वेरिएबल्स और डिफाइन किए हैं, वर्क डे और वर्क एंड। ठीक है, अब वर्क डे में ये पहली वैल्यू असाइन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और वर्क यहाँ पर ये इसकी वैल्यूज को असाइन करते हैं। जैसे ये स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू यहाँ से शुरू करेगा वर्क डे मंडे से। ठीक है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे वैल्यूज असाइन करता जाएगा। और जो वर्क एंड है वो यहाँ पे इसने सैटरडे लिखा हुआ है। वर्क स्टार्टिंग ये मंडे से करेगा। ठीक है, वर्क एंड सेकंड वेरिएबल है। वर्क एंड में ये कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, संडे ये स्टोर करेगा। ये जस्ट इसने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने लिखा है ना वर्क एंड इक्वल टू, ये इक्वल टू मैंने आपको पहले ही बताया था सैटरडे। ये जो इक्वल टू का साइन होता है ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट होता है मतलब क्या है कि इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड ये वेरिएबल है इसके अंदर ये वैल्यू असाइन कर दी है हमने। ठीक है, जैसे वर्क एंड है, वर्क एंड के अंदर में हमने सैटरडे वैल्यू स्टोर कर दिया है। वर्क डे है, वर्क डे स्टार्टिंग है ये मंडे, मंडे वर्क डे में हमने मंडे को स्टोर किया है और वर्क एंड में हमने सैटरडे की वैल्यू जो है वो असाइन की है। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, अभी हमने कल ही किया था। Here, day is a user-defined enumerated data type. Day, workday, and workend are two variables of type data that can hold values from Monday, Tuesday to Saturday. Workday and workday are assigned. ठीक है, यही सारा आगे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे तो यदि हम इसको ना असाइन करें ना, इसको ना असाइन करें, ठीक है, तो हमारे क्या है कि ये वैल्यूज लेता जाएगा। जैसे वर्क डे में पहले वैल्यू मंडे असाइन होगी, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से इसकी वैल्यूज जो है वो असाइन होती जाएंगी। ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या है यहाँ से शुरू होगी। जैसे इसको 1 वैल्यू देता है, इसको 2 वैल्यू देता है, इसको 3 वैल्यू एंड सो ऑन। इस तरीके से ये वैल्यूज इसको असाइन करता जाता है। देखो, सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली assign integer values starting from 0 to all the enumerated constants in a sequence। यहाँ पर ये वैल्यू असाइन करता है, जीरो से शुरू होती है। पहले वेरिएबल को जीरो वैल्यू असाइन करता है सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली, दूसरे को 1, तो आगे 2, आगे 3, 4 सो ऑन। इस तरीके से ये वैल्यूज असाइन करता है। ठीक है, in the above statement the constant Monday has value 0, Tuesday has been assigned value 2। अब यहाँ पे इसने स्पेशली देखो आगे एक और इसने डिफाइन किया है, एनुमरेटेड डे मंडे। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्यूसडे इक्वल टू 2, या इसने अपनी मर्जी से यहाँ पे ट्यूसडे इक्वल टू 2 असाइन किया है। फिर यहाँ पे आगे वेडनेसडे। ठीक है, मतलब आगे वेडनेसडे आ जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर संडे को इसने 10 वैल्यू असाइन की है। तो हम साथ में वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इसने हमने कुछ असाइन नहीं किया तो जैसे स्टार्टिंग वैल्यू है तो इसको 0 असाइन कर देगा। अब इसने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया ट्यूसडे को 2 वैल्यू, तो ट्यूसडे के अंदर इसने 2 वैल्यू को ही स्टोर किया है। ठीक है, वेडनेसडे है, अब उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो वेडनेसडे को ये फिर 3 वैल्यू स्टोर करेगा, 3, 4 ऐसे करते करते संडे तक वो, संडे को वो कितनी वैल्यू देगा, 10 वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, ओके। अगला फंक्शन है हमारा स्कैनर फंक्शन। ये क्या है कि आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर वाइवा के लिए है। वाइवा में इस टाइप के पूछे जा सकते हैं हमारे पास सम्स। ठीक है, ये आपको स्कैनर फंक्शन क्या काम आता है, प्रिंटफ फंक्शन क्या काम आता है, ये सब वाइवा में प्रैक्टिकल अपनी बना लेना, मैंने पहले बताया था तुम्हें। तो प्रैक्टिकल में ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, स्कैनएफ का क्या क्या काम होता है। ठीक है, स्कैनएफ किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू स्कैन एंड फॉर्मेट इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। यानी कि जो भी हम इनपुट लेते हैं उसको रीड करने का काम करता है। ठीक है, स्कैनएफ का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, जो भी इनपुट है उसको स्कैन करने का बोल दो या फिर रीड करने का काम करता है। और ये जो स्कैनएफ फंक्शन है इसका जो सिंटैक्स होता है, ठीक है, उसका लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ आगे लिखोगे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, स्कैनएफ जैसे हम कुछ भी लिखेंगे, स्कैनएफ जैसे इंटीजर वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर करना है तो आप क्या लिखोगे, %d एंड n।
एन जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को लिखोगे, परसेंट डी जो वैल्यू है उसमें उसमें यहाँ पे इसने स्टोर किया है। ठीक है, यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन को लिखने का क्या तरीका है, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग होगी, ब्रैकेट्स के अंदर होगी और फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आएंगे। आप जैसे अभी आपने प्रोग्राम कोई देखा नहीं है, यदि आप कोई प्रोग्राम देखोगे ना तो स्कैन एफ फंक्शन के साथ इसी टाइप की फॉर्मेटिंग आती है हमारे पास। ठीक है, उसमें कोई फंक्शन है, स्कैन एफ का काम क्या होता है, उसको रीड करना है जो भी हमारी इनपुट है, और रीड करने के लिए हम क्या है कि इस फॉर्मेट में हम उसको लिखते हैं। ठीक है, ये उसको लिखने का तरीका होता है। फिर आगे आता है हमारा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है, इट इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट। जो भी आउटपुट है, जो भी हमें चाहिए, हमारा डिस्प्ले चाहिए, मतलब कुछ भी है, यदि हमें उसको डिस्प्ले में चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कौन सी कमांड है हमारे पास, दिस इज द प्रिंट एफ कमांड। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखती हूँ प्रिंट एफ, यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूं वेलकम टू द प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस टाइप से मुझे चाहिए प्रिंट, तो प्रिंट एफ लिख के जस्ट डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख दें। ठीक है, या फिर लिख दो जैसे माय नेम इज रितु, माय नेम इज मीनू। ठीक है, तो ये आप प्रिंट एफ लिख के कुछ भी आप ब्रैकेट्स के अंदर लिख के वहां पे डिस्प्ले करोगे, लास्ट में हम इसको सेमीकोलन से इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपका ये सेम टू सेम आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जब आप प्रोग्राम को रन करोगे ना, तो जो भी प्रिंट एफ के अंदर लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपका उस पर डिस्प्ले हो जाएगा, हमारा स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ किस लिए आता है, प्रिंट द आउटपुट। जो भी हमारी आउटपुट है उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, प्रिंट एफ। स्कैन एफ कमांड क्या होती है, इनपुट को रीड करने के लिए हमारे पास क्या आती है, स्कैन एफ। ठीक है, मान लो हम कोई भी प्रोग्राम है, हम लिख दें उसमें जस्ट मान लो एंटर ही करवाने हैं हमें 2 नंबर। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बता देती हूँ मैं तुम्हें। जैसे स्टार्टिंग जो हम करते हैं ना, वो हम करते हैं वॉइड मेन से। प्रोग्राम की स्टार्टिंग हमेशा हम वॉइड मेन से करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ इंक्लूड भी कर सकते हैं हम, जैसे मेन प्रोग्राम तो हमारा यहाँ से शुरू होता है, उससे पहले कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं हमारे पास इसमें, सी लैंग्वेज में। ठीक है, उनको हम इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड जैसे तुम्हारी इस बुक में पता नहीं, मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअल में, यदि बुक होती तो मैं तुम्हें कोई प्रोग्राम दिखा देती। ठीक है, यदि तुम्हें कोई प्रोग्राम दिखे ना तो देख लो उसमें इंक्लूड, जैसे यहाँ पे आप करोगे IO इनपुट आउटपुट, एस इनपुट STDIO। ठीक है, .h इनपुट इंक्लूड math.h। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आती हैं तुम्हारे पास, हैश लगा के स्टार्टिंग में, उसके बाद आप लिखोगे इंक्लूड, फिर यहाँ पे STDIO studio.h। इसको कई बच्चे लिखते हैं ना प्रोग्राम की, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या बच्चे क्या करते हैं, STUDIO स्टार्टिंग में देखते ही सबसे पहले ये लिखते हैं बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे स्पेलिंग क्या आती है, STDIO। जो एक्सटर्नल होता है, वाइवा लेने आता है, वो इसको देखते ही क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है कि बच्चों को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। ठीक है, सिमिलरली जैसे मान लो मैथ्स के कोई फंक्शंस हैं, जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करनी है तो हम उसमें इंक्लूड मैथ डॉट एच करेंगे। ठीक है, एक इंक्लूड कोन्यू डॉट एच होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो ये सारी टर्म्स है, हम इसमें इंक्लूड करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम जब हम शुरू करते हैं। उसके बाद लिखते हैं वॉइड मेन। ठीक है, प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाता है, जैसे हम सिंपल एक प्रोग्राम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स में का सम निकालना है, तो हम यहाँ पर इसको लिखने का क्या हमारा बनेगा प्रोग्राम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक तो ए होगा, एक बी होगा और एक होगा सम। ठीक है, ए और बी दो वैल्यूज हैं जिनका सम करेंगे, और वो सम जो है वो किस में, एक अनदर वेरिएबल हमने डिफाइन किया सम, उसमें हम इसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है ना, INT इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम यहाँ डिफाइन करेंगे। इंटीजर टाइप के हमने कितने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, 3 वेरिएबल्स, ए बी और सम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ कमांड देंगे। ठीक है, प्रिंट एफ हम क्या लिखेंगे, एंटर टू वैल्यूज। हम पहले दो वैल्यूज को एंटर करवाएंगे।
ठीक है। अब एंटर टू वैल्यूज के बाद हम क्या करेंगे, एक स्कैन एफ फंक्शन डालेंगे फिर उसके बाद, क्योंकि उन दोनों वैल्यूज को रीड भी करना जरूरी है। ठीक है, रीड करने के लिए वही परसेंट डी एंड ए एंड बी इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट बताया था। जैसे हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेंगे तो परसेंट डी सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, परसेंट डी एंड ए एंड बी। ठीक है, यदि हम इस लाइन को छोड़ देते हैं, इस लाइन को नहीं लिखते, तो आपका प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज और उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे। मान लो दोबारा से मैं करती हूँ, सम इज इक्वल टू, आगे मैं करती हूँ कैलकुलेशन हमारी, दिस इज ए प्लस बी। ठीक है, सम ए प्लस बी में जो वैल्यूज हैं वो हमारी स्टोर हो जाएंगी कौन सी वेरिएबल में, सम में। ठीक है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे किसको, सम को। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, sum of two numbers are परसेंट डी करके एंड सम। ठीक है, ये तरीका होगा तो आपका ये पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका फिर जब आप इसको रन करोगे ना प्रोग्राम को, तो सबसे पहले वो मांगेगा, पहले ये जैसे हम पहले ये जो प्रिंटफ में सबसे पहले क्या है, एंटर टू वैल्यूज। तो यहाँ पे जब आप डिस्प्ले करोगे, इसको रन करोगे ना प्रोग्राम को, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखा आएगा, यही सेम टू सेम जो प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है, एंटर टू वैल्यूज आएगा। ठीक है, जब उसको रन करोगे तो एंटर टू वैल्यूज के बाद ये कर्सर होगा ना, वो ब्लिंक करेगा आपका। ठीक है, वो तब तक ब्लिंक करता रहेगा जब तक आप उसमें दो वैल्यूज एंटर नहीं करोगे। ठीक है, तो दो वैल्यूज मान लो वो 5 और 6 आप इसमें एंटर कर देते हो, 5 और 6 एंटर करने के बाद क्या करेगा, वो उन दोनों वैल्यूज को का सम करेगा और वो वैल्यूज को हम सम वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और फिर हम किसको प्रिंट करेंगे, दोनों वैल्यूज के सम को। ठीक है, फिर आपको वो दिखा देगा सम ऑफ टू नंबर्स इज, जो सम है वो कितना हो जाएगा, 11। तो इस टाइप से आपको आउटपुट मिल जाएगी, ये आउटपुट हो गया आपके। ठीक है, और लास्ट में फिर हम इसको क्या है, ब्रैकेट्स में ऐसे करके इसको इंक्लूड, मतलब ये जैसे जितने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं उतने ही हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम बनता है। राइट, तो सिंपल है। आपसे जो एग्जामिनर है, जो वाइवा के लिए पूछ सकता है प्रिंट एफ का क्या यूज होगा, स्कैन एफ का क्या यूज होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंट एफ होता है हमारा डिस्प्ले के लिए, जो भी हमें डिस्प्ले करना है, और स्कैन एफ होता है हमारा रीड करने के लिए। ठीक है, और इसमें आपके कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे यहाँ पर है आपके पास एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर, यहाँ जैसे परसेंट सी लिखा हुआ है। ठीक है, परसेंट सी, जैसे यहाँ पे हमने परसेंट डी का वर्ड का यूज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज थी वो क्या थी, डाटा टाइप जो था वो इंटीजर टाइप का डाटा टाइप था यहाँ पे, इसलिए परसेंट डी था। यदि मैं परसेंट सी का यूज करूंगी तो परसेंट सी का मतलब क्या होगा, करेक्टर टाइप का कोई डाटा है उसकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, उसको रीड करेगा। परसेंट डी जो होगा वो सेम हमारा इंटीजर के लिए हो जाएगा। परसेंट एफ जो होगा वो क्या है, फ्लोट पॉइंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या है, परसेंट एफ, इस सिंबल का यूज होगा। अच्छा, परसेंट आई होगा, वो किसके लिए होगा, डाटा आइटम इज डिस्प्लेस्ड एज एन साइंड इंटीजर। हमने इंटीजर बताया ना, रेंज को इंक्रीज करने के लिए साइंड इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, और सेम ये एक बार टेबल है, इसको देख लेना तुम इसको अच्छे से। ठीक है, ये आपके एक एक नंबर में भी आ सकते हैं कि परसेंट एन का यूज किस लिए होगा, परसेंट आई का यूज किस लिए होगा। ठीक है, परसेंट एस का यूज किस लिए होगा, स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए परसेंट एस का यूज होता है। तो ये आपका चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। आगे इसमें देखो एक दो चीज और हैं, क्या न्यू लाइन करेक्टर है। न्यू लाइन करेक्टर का मतलब कुछ हमें नई लाइन उसमें ऐड करनी है। जैसे क्या है, यहाँ पे जैसे हमने कुछ नहीं दिया, जैसे पहले ये लिखेगा एंटर टू वैल्यूज, जैसे हमने यहाँ पे जैसे इसी प्रोग्राम के आउटपुट है ना, एंटर टू वैल्यूज, यहाँ 5 6, उसके बाद यहीं से वो शुरू कर देगा, सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, सम ऑफ टू नंबर्स इज, जैसे उसकी पूरी लाइन खत्म होगी ना, फिर वो अगली लाइन पे जाएगा, दिस इज 11, इस टाइप से। ठीक है, और यदि हम है ना, देखो बैक स्लैश लगा के एन लगा देते हैं यहाँ प्रिंट एफ, इसके बाद ऐसे एन बैक स्लैश करके एन लगा देंगे, तो ये क्या करेगा, एंटर टू वैल्यूज 5 एंड 6, उसके बाद अगली लाइन पे सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, ठीक है, इज 11। तो वो जो सम है वो नेक्स्ट लाइन में उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये जो सिंबल होता है ना बैक स्लैश एन, ये किसके लिए होता है, न्यू लाइन के लिए सिंबल होता है हमारा यूज। ठीक है,
तो न्यू लाइन करेक्टर का है यहाँ पे, इसका मतलब सिर्फ यही है नई लाइन को एंट्री करने के लिए, यानी कि उसके बाद जो कर्सर है हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और वहां से हम डाटा एंट्रीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हो रहा है यूज ऑफ कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में क्या होता है, देखो यदि हमें कोई प्रोग्राम है, जैसे हमें जस्ट स्टार्टिंग में ही लिखना है कि हमें प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट ऐसे कैसा होगा, हमें लिखना है दिस इज द प्रोग्राम फॉर, स्टार लगा के ऐसे करो, हैश लगा के स्टार लगाओ, दिस इज द प्रोग्राम फॉर सम ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमें जस्ट अपनी सहूलियत के लिए प्रोग्राम का नाम हमने लिख दिया, ताकि हमें जब भी देखें तो हमें ये समझ आ जाए ये किसके लिए प्रोग्राम है। प्रोग्राम में जब इसको सी कंपाइलर दिया गया होता है, कमेंट बॉक्स होता है। ठीक है, जैसे ये स्लैश लगा के ये स्टार लगा दो और स्लैश लगा के स्टार लगा के स्लैश लगा दो, जो भी इसके अंदर लिखा है, जो भी हमारा इसके अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये बस ये हमारे लिए होता है, इसको सी कंपाइलर जो है सी के अंदर इसका कोई यूज नहीं होता, ना तो इसमें ये एरर फाइंड आउट करेगा ना कुछ और। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से हम इसको, जैसे हमने बाद में देखें कि ये किस चीज का प्रोग्राम था, तो उसमें हम पहले ही हेडिंग दे देंगे कि ये प्रोग्राम हमारा किस लिए है, ये सम ऑफ टू नंबर्स है। तो ये ऐसे का ऐसा कमेंट बॉक्स जो है ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा डिस्प्ले बोर्ड के अंदर। ठीक है, जब हम डिस्प्ले करेंगे उसको, समझ आया। अच्छा, फिर उसके बाद ये इंक्लूड stdio डॉट डायरेक्टिव, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था, यानी कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं हमारे जिनको हम यूज करते हैं, ये इसने उसके बाद अब बताया हुआ है। जैसे हैश लगा के इंक्लूड करना होता है हमें stdio डॉट h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ये तो हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है, ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन है, ये सारे फंक्शन कभी तभी वर्क करेंगे जब हम इनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट कुछ हमारे पास क्या सॉफ्टवेयर हैं जिनको हमें इंक्लूड करना पड़ता है, ताकि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर ना आए। ठीक है, फिर इसने मेन फंक्शन को जैसे जैसे यहाँ पे शुरू किया है कि void main printf enter the wonderful word in C प्रोग्रामिंग hello words, जो भी आप इसमें printf में लिखोगे वो सेम टू सेम आपका वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और रह गया आपका एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, एक प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएटिंग द प्रोग्राम। सेकंड है कंपाइल, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग द प्रोग्राम। थर्ड है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। सी प्रोग्राम कैसे काम करता है ये सारा वही बताया हुआ है। ठीक है, द स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो, यही हमारे 3 एग्जीक्यूशन रहेंगे। पहले हम उसको क्रिएट करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्रिएट करने का क्या मतलब है, यानी कि हम पहले वो प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, वंस द प्रोग्राम हैज बीन क्रिएटेड, जो भी प्रोग्राम है हम उसको क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, कंपाइलर होता है। ठीक है, हम उसको कंपाइल करते हैं। यदि कोई भी एरर आ जाए, सिंटैक्स एरर वगैरह कुछ भी आ जाए, तो वो एरर क्या है हम रिमूव करेंगे। उन एरर्स को रिमूव करके फिर हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये थर्ड चैप्टर। इसको एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। बाकी ये सारा जो काम था ये आपका लैब का काम था, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आप प्रोग्राम्स को रन करके देखते ना, फिर आपको ये अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाता। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर रन करके बस। पर अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, देखो कब ओपन होता है, जब लॉकडाउन ओपन होगा, यदि सिस्टम अवेलेबल होगा हमारे पास, तो आपको प्रोग्राम्स है रन करके भी दिखाएंगे हम। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ओके।